Brought to you by BPCL, Bharat High Star Cooking Stove. भारत हाई स्टार स्टफ, सेव मोर सर्व मोर। बजट 2024 पर बिजनेस की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर तन्वी सिन्हा। 1 फरवरी 2024 को देश का बजट पेश किया जाएगा। ये आम चुनाव 2024 से पहले केंद्र की मोदी सरकार का आखिरी बजट है। चुनावी बजट होने के कारण आम जनता से लेकर कॉर्पोरेट तक सभी इस बार के अंतरिम बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं। सैलरीड क्लास भी कुछ टैक्स से जुड़े ऐलान का इंतजार कर रहा है और जिससे उन्हें ये उम्मीद है कि उनके ऊपर से महंगाई का बोझ कम हो सके। चलिए आज हम अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं इनकम टैक्स, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जाने माने सीए कवित विजय जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस पर। नमस्कार, धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे क्योंकि पिछले साल वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में न्यू टैक्स रिजीम के तहत छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी थी, और जिसका मतलब है कि 7 लाख तक की आय वाले जो भी लोग हैं उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। इस बार खबरें आ रही हैं कि ये रिबेट की लिमिट को 10 लाख रुपए तक किया जा सकता है। सर, आपका क्या मानना है? देखिए, जैसे आपने बताया, ये यूपीए गवर्नमेंट का लास्ट बजट है, जो इंटरिम बजट है। तो इस साल जो भी अनाउंसमेंट होगी गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर हाउस से, वो ज्यादा कुछ हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन सभी लोगों का ये एक्सपेक्टेशन है कि इस साल न्यूटिज्म और टैक्सिज्म दोनों में ही 10 लाख तक टैक्स को नील या मिनिमम करा जा सके, जिससे कि जो भी आयकर दाता हैं उनको 10 लाख तक किसी भी आय के ऊपर टैक्स ना देना पड़े। लेकिन ये सब एक अनुमान है, क्योंकि ये लास्ट बजट है, इंटरिम बजट है, तो इसमें गवर्नमेंट ज्यादा कुछ रिलीफ या टैक्स बेनिफिट नहीं देंगे ड्यू टू इलेक्शन ईयर। जी सर, लेकिन जो सैलरी क्लास है उनकी उम्मीदें तो बंधी हुई हैं इस बार के अंतरिम बजट से भी कि कुछ ना कुछ वित्त मंत्री की तरफ से उनके लिए अनाउंसमेंट जरूर हो। वहीं हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल रहते हैं। पिछले साल से जो कहते हैं ऑटोमेटिकली न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट हो जाता है जब वो टैक्स को भरते हैं। तो ऐसे में अगर 12 लाख तक की इनकम वाला कोई व्यक्ति हो और वो अपने टैक्स को फाइल कर रहा हो, वैसे में वो न्यू टैक्स रिजीम को चुने या ओल्ड टैक्स रिजीम को? देखिए, जैसे आपने बताया कि जो भी सैलरीड पर्सन होता है, हमेशा उनको उम्मीद होती है सरकार की तरफ से कि हर साल उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट दिया जाए, जिससे कि उनको जो टैक्स का बर्डन है वो कम से कम हो सके। लेकिन अब इस साल चुनावी ईयर साल है, तो हम ये कह नहीं सकते कि कितना बेनिफिट उनको पास ऑन करा जाएगा सरकार के द्वारा, क्योंकि पॉलिटिकल रीजंस और बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन रेज करा है कि बाय डिफॉल्ट जो होता है वो न्यू ओल्ड टैक्स रेजिम चूज करा जाता है, लेकिन लास्ट ईयर का जो बजट था उसमें ये चेंजेस कर दिए गए थे। इस साल जो आयकर दाता जो अपने रिटर्न फाइल करेंगे जुलाई के महीने में, उनके लिए बाय डिफॉल्ट जो टैक्स रेजिम सेलेक्ट होगा वो न्यू टैक्स रेजिम सेलेक्ट होगा। अगर उनको ओल्ड टैक्स रेजिम में फॉर्म अपने रिटर्न को फाइल करना है, तो उसके लिए उन्हें पहले एक फॉर्म को पहले अपनी आयकर रिटर्न फाइल करने से पहले एक फॉर्म इनकम टैक्स अथॉरिटीज को फाइल करना होगा। उसी के बाद वो अपनी टैक्स रिटर्न को ओल्ड टैक्स रिजर्व में फाइल कर पाएंगे। बाय डिफॉल्ट उनकी रिटर्न जो है वो न्यू टैक्स रिजर्व में ही फाइल होगी। जी, लेकिन दोनों टैक्स रिजीम के अलग अलग ब्रैकेट्स हैं, तो वैसे में आपके अनुसार हम समझना चाहेंगे, क्योंकि आप सीए हैं, आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। न्यू टैक्स रिजीम को चुना जाए या ओल्ड टैक्स रिजीम, क्या उसमें डिफरेंस होगा अगर 12 लाख तक का किसी का सैलरी है तो? देखिए, 12 लाख तक के किसी की सैलरी है तो उस केस में अगर जो आयकर दाता है उन्होंने कोई सेविंग नहीं कर रखी या फिर उनके पास कोई एचआरए का बेनिफिट नहीं है, तो डेफिनेट सी है उनके लिए जो ओल्ड न्यू टैक्स रिजिम है वो ही बेहतर होगा रेदर देन जो उनका ओल्ड टैक्स रिजिम है। उस केस में न्यू टैक्स रिजिम में उनके ऊपर कम से कम टैक्स लायबिलिटी आएगी और ओल्ड टैक्स में ज्यादा टैक्स लायबिलिटी आती है। जी, हम आगे इस अपनी चर्चा को जारी रखें उससे पहले थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि पिछली बार जो अनाउंसमेंट हुआ था कि 7 लाख तक के लोगों को न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो एक बार हम टैक्स रिजीम को समझना चाहेंगे। न्यू टैक्स रिजीम में क्या सैलरी ब्रैकेट है और क्या रिबेट मिलता है उन्हें, और वही ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या कुछ रिबेट्स हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के बारे में बताता हूँ। ओल्ड टैक्स रिजिम में जो पिछला अभी तक का स्लैब रेट चलता आ रहा है वो उसमें है किसी की आय अगर 2.5 लाख से कम है तो उनके लिए शून्य टैक्स रेट है। 2.5 लाख से 5 लाख तक के लिए जो टैक्स रेट है वो 5% का है। 5 लाख से 10 लाख तक की आय के ऊपर 20% टैक्स लगता है और 10 लाख से अधिक आय के ऊपर फ्लैट 30% टैक्स लगता है। इसी टैक्स के ऊपर एडिशनल
एजुकेशन सेस लगता है 4% की परसेंटेज से, और अगर किसी की आय 50 लाख से अधिक है तो उसके ऊपर 10% का सरचार्ज लगता है 1 करोड़ तक के इनकम के लिए। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं टैक्स रेट को ही न्यू टैक्स रिजिम में, तो न्यू टैक्स रिजिम में 0 से लेके 3 लाख तक की इनकम के लिए कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से 6 लाख तक 5% का टैक्स लगता है। 6 लाख से 9 लाख के बीच में 10% का टैक्स लगता है। 9 लाख से 12 लाख के बीच में 15% का टैक्स लगता है। 12 लाख से 15 लाख के बीच में 20% का टैक्स लगता है, और 15 लाख से अधिक पे 30% का टैक्स लगता है। इस टैक्स को भी 4% से इंक्रीज कर दिया जाता है एजुकेशन टैक्स के माध्यम से। और अगर इनकम 50 लाख से अधिक होती है तो इसमें भी फ्लैट 10% का एजुकेशन सरचार्ज जो होता है वो एडिशन पे करा जाता है टैक्स धारक द्वारा। जी सर, यहाँ पर हमने देखा है कि सरकार भी लोगों को रिबेट पाने के लिए कई तरह के उनको सेक्शंस के तहत एग्जेम्पशन देती है। तो हम ये समझना चाहेंगे, अगर 12 लाख तक का किसी का सैलरी है तो किस तरीके से वो अपने टैक्स को बचा सकते हैं? देखिए, अभी तो हमने टैक्स रेट के बारे में जानकारी प्रदान कर कि ओल्ड में क्या है, न्यू में क्या है। अगर हम टैक्स के बेनिफिट की बात करते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर एसएससी के बाद बहुत सारी टैक्स सेविंग ऑप्शंस हैं, जिसमें से कुछ तो उनको एग्जेम्पशन के थ्रू मिलती हैं और कुछ उनको डिडक्शन के थ्रू मिलती हैं। एग्जेम्पशन के तौर के ऊपर वो अपना एचआरए एग्जाम करा सकते हैं। अगर वो किसी किराए के मकान में रहते हैं तो जितना भी वो अपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे करते हैं, किराया मंथली किराया जो पे करते हैं, उसके ऊपर उनको छूट मिलती है। वो एक कैलकुलेशन के माध्यम से कैलकुलेट करी जाती है। उसके अलावा उनको और भी अलग डिडक्शंस मिलते हैं, जैसे 80C की हो गई, जिसमें उनको ट्यूशन फीस की हो गई। होम लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट वो पे करते हैं उसकी उन्हें छूट मिलती है। अगर कोई वो एनपीएस के अंदर डिडक्शन सेविंग करते हैं तो उसमें उनको छूट मिलती है। मेडिकल इंश्योरेंस अगर वो अपना या अपने पेरेंट्स का या डिपेंडेंट पेरेंट्स का पे करते हैं तो उसमें भी उन्हें छूट मिलती है। सीनियर सिटीजन होते हैं अगर तो मेडिकल की डिडक्शन जो है 50,000 रुपये तक मिलती है, और सेल्फ के लिए 25,000 तक मिलती है। तो इस तरीके से करके अगर कोई भी एसएससी अपनी सेविंग का टोटल करे, वो सभी जगह अपनी सेविंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उन्हें 1.5 लाख तक वो 80C में इन्वेस्ट कर सकता है। 25,000 अपने खुद का मेडिकल इंश्योरेंस प्लस 50,000 रुपए तक अपने पेरेंट्स का, तो 75,000 तक उनको उसका बेनिफिट मिलता है। प्लस 2 लाख तक का वो इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं जो उन्होंने होम लोन के पे करा होगा प्रिंसिपल पेमेंट पे। तो ये एक नॉर्मल डिडक्शन है जो सभी जने ले लेते हैं। तो इसका अगर हम सबका टोटल करते हैं तो ये करीबन 1.5 लाख प्लस 75,000 प्लस 2 लाख रुपए, तो ये 4,25,000 तक की सेविंग्स होती हैं जो सब जने जनरली कर लेते हैं। इसी को अगर हम कंपेयर करते हैं न्यू टैक्स रिजिम से, तो न्यू टैक्स रिजिम में इनमें से जो भी 4,25,000 की डिडक्शन है, इसमें से कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ 50,000 की एनपीएस की डिडक्शन मिलती है। तो एनपीएस की डिडक्शन ओल्ड में भी मिलती है और न्यू में भी मिलती है। तो इसलिए मैंने जो पहले वाली कैलकुलेशन में 4.25 लाख का टोटल करा था उसमें एनपीएस को इंक्लूड नहीं करा था। तो अगर कोई एसएससी अपना एनपीएस में भी 50,000 तक कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो वो 4,75,000 तक की आय के ऊपर डिडक्शन क्लेम कर सकता है। और ये सारे डिडक्शन एचआरए के अलावा है। अगर उन्होंने एचआरए में भी कुछ सेविंग्स है, जो किराए के मकान पे भी रहते हैं, तो कुछ एसएससी होते हैं जो एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लेते हैं और अपनी जॉब लोकेशन की वजह से उनको एचआरए का बेनिफिट भी मिलता है। तो उस केस में उनकी ये डिडक्शन लिमिट है, ये और ज्यादा हो जाती है। जी सर, यहाँ पर हम ये क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो डिडक्शन लिमिट है वो ज़्यादा है ओल्ड टैक्स रिजीम में। ऐसे में जब सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यू टैक्स रिजीम की तरफ आएँ, तो किस तरीके से उसे और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है? देखिए, पहले तो मैं बात क्लियर करना चाहूंगा, जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसके अंदर जो टैक्स का रेट है ना, वो कुछ इस तरीके से है जहाँ पे 10 लाख से अधिक की आय के ऊपर ही सीधा 30% का फ्लैट टैक्स लगता है। लेकिन जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें 15 लाख के अधिक आय के ऊपर फ्लैट 30% का टैक्स रेट लगता है। तो न्यू टैक्स रेट में रिजीम के अंदर ये थोड़ा सा उनको बेनिफिट है एसएससी को, जो 5 लाख तक की इनकम है 10 से 15 पे, उनमें अभी वो लोअर टैक्स रेट का ही बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन अगर सरकार को डेफिनेटली बात है न्यू टैक्स रिजीम में कुछ और भी बेनिफिट देने चाहिए। जैसे आपने देखा था कि पुराने टैक्स रेट के अंदर ईवी कार्ड्स के ऊपर गवर्नमेंट रिडक्शन देती है। तो गवर्नमेंट को है कि अगर उनको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बूस्ट अप करना है, ईवी कार्ड्स को अगर उनको थोड़ा सा इंडिया में और लोगों को प्रेरित करना है कि वो ईवी कार्ड के ऊपर शिफ्ट हो रेदर देन डीजल और पेट्रोल कार्ड से, तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स की डिडक्शन है, ईवी की डिडक्शन है, वो न्यू में भी दें और ओल्ड टैक्स रिजीम में भी दें। तो उससे क्या होगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी बूस्ट अप मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉनिक्स कार की भी डिमांड इंडिया में रेदर देन और इंक्रीज होगी। जी
टैक्स ब्रैकेट को भी और थोड़ा सा एनहांस कर सकते हैं। अभी तक 7 लाख तक की इनकम है तो उसको और फर्दर एक्सटेंड करके 10 लाख तक की इनकम के ऊपर वहां पे भी छूट दे सकते हैं कि 10 लाख तक की आय के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जी, बिल्कुल कवित जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अटकलों का बाजार गर्म है क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं बजट पेश होने में। ऐसे में अलग-अलग तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं और यहाँ पर ये भी बात निकल कर आ रही है कि एनपीएस में जो आपने बताया कि 50,000 का डिडक्शन लिमिट सेट किया हुआ है सरकार की तरफ से, वो शायद अब 1 लाख भी हो सकता है। देखिए वो जरूर होना चाहिए क्योंकि 50,000 जो न्यू टैक्स रिजीम में अगर कोई एसएससी अपनी इनकम रिटर्न फाइल करना चाहता है और वो 80सी में या कहीं और सेविंग नहीं करना चाहता तो एक उनमें सेविंग की भावना को कंटिन्यू रखने के लिए उनको एनपीएस की एक ऑप्शन है जिसमें वो टैक्स सेव कर सकते हैं। तो उसमें गवर्नमेंट को जरूर है कि वो उसके लिमिट को 50,000 से बढ़ा के 1 लाख तक कर दे। जी। ये थोड़ा हमने अनुमानित लगाया जाता है कि उसको 1 लाख तक करा जा सकता है। जी। इससे पहले हमने 12 लाख सैलरी वाले ब्रैकेट पर चर्चा की थी। हम ये भी समझना चाहेंगे, अगर 20 लाख की किसी की सालाना सैलरी है तो उन्हें कौन सा ऑप्ट करना चाहिए, ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम? और रिबेट पर तो हमने चर्चा कर ली। देखिए 20 लाख तक की आय के ऊपर टोटली ये डिपेंड करता है कि एसएससी की सेविंग्स कितनी है, क्या वो एचआरए का बेनिफिट भी ले रहे हैं, उनका मेडिकल इंश्योरेंस 80सी के भी बेनिफिट्स हैं। अगर वो सभी बेनिफिट ले रहे हैं तो उनके लिए डेफिनेट सी बात है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन जब टैक्स की करते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल आ जाता है, उसमें थोड़ा सा टैक्स कम आता है। लेकिन अगर उन्होंने कहीं पे भी कोई सेविंग नहीं करी, उनकी ना ही 80सी है ना ही मेडिकल इंश्योरेंस है, तो न्यू टैक्स रिजीम में उनका टैक्स बेनिफिट में जाहिर होता है कि उनको न्यू टैक्स में ही बेनिफिट मिलेगा। जी। सर, यहाँ पर बाजारों के निवेशकों से जब भी हम बात करते हैं तो ज़्यादातर शेयर बाजार के मुनाफे पर लगने वाले शॉर्ट टर्म और कैपिटल गेन टैक्स के नियमों में बदलाव देखना चाहते हैं। लोगों का कहना है कि सरकार को भारत में इक्विटी कल्चर को और ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है या एसटीटी है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, उसको हटाने पर विचार करना चाहिए। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए ये चुनावी साल है तो ऐसा कुछ लगता नहीं कि सरकार इसके ऊपर कोई चेंजेस लाएगी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को हटाएगी या फिर उसका टैक्स रेट कम करेगी। हाँ, बस ये अनुमान जरूर लगा जाए कि उसके टैक्स रेट को बढ़ाया नहीं जाएगा। जैसे लास्ट ईयर सरकार ने एक वर्चुअल डिजिटल एसेट के ऊपर टैक्स लगाया था फ्लैट, तो उन्होंने उसमें लगाया गया था कि जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर उनको फ्लैट 30% टैक्स करा जाएगा और जो लॉस होगा उसको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा कि अपने प्रॉफिट के साथ वो एडजस्ट कर सके। तो इसी तरीके की कोई ऐसी एसएससी के अगेंस्ट वाली कोई भी चेंजेस मुझे लगता नहीं कि इस साल कोई बजट के अंदर पेश करा जाएगा कि जिससे कि एसएससी को नुकसान हो और उनको ज्यादा टैक्स पे करना पड़े। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जगह ये हो सकता है कि सरकार सैलरीड पर्सन के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर लेके आए। जी। सर, अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है इस बजट में क्या कुछ खास हो सकता है जो आम जनता को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा? देखिए आम जनता को प्रभावित करने के लिए सरकार इस वजह में जीएसटी के कुछ रेट्स में कटौती कर सकते हैं जो एसेंशियल आइटम है और डे टू डे यूज की आइटम्स है। साथ ही कुछ ना कुछ टैक्स के अंदर भी रिलीफ दे सकते हैं जिससे कि वो सैलरीड पर्सन को अट्रैक्ट कर सके कि उनका टैक्स कम से कम लगे। अभी हालांकि बाजार में ये भी और भी चर्चा चल रही, जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, न्यू पेंशन स्कीम थी, सरकार ने उसके पे भी कुछ चेंजेस करे हैं रिसेंट में ही। तो उसी को मध्यम रखते हुए ऐसा लग रहा है कि सरकार डेफिनेट सी बात है कि कुछ ना कुछ बजट अपना इस तरीके से पेश करेगी जो वो अपने फाइनल बजट की हाईलाइट देते हुए उसको क्लोज करेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसे प्रोविजंस आएंगे जो इंटरिम बजट के अंदर जो वो अपने फाइनल बजट की कुछ उसको बताते चले कि कुछ ना कुछ नए प्रोविजन जो है या न्यू टैक्स बेनिफिट जो है या फिर कोई न्यू स्कीम्स हैं एग्रीकल्चर के फॉर्म में, डेवलपमेंट के फॉर्म में, इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे, उनके लिए कुछ ना कुछ प्रोविजन जरूर लेके आएगी सरकार इस बजट में। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हुए थे और हमारे व्यूअर्स को बजट से जुड़ी हुई जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बिज़तक पर आप 1 फरवरी को दिन भर लगातार कवरेज देख सकते हैं बजट की, तो उसे देखना ना भूलें और बिज़नेस जगत की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें बिज़तक।